नमस्कार साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास क्रम देखा, उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है उसके बारे में हमने देखा, और आज हम अध्ययन करेंगे संविधान की प्रस्तावना को लेकर कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, उस पर क्या दृष्टिकोण रहा था। प्रस्तावना के जो मूलभूत तत्व या कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जब हम कोई भी अधिनियम या कानून का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले उसका एक संक्षिप्त परिचय होता है, जिसमें जो उस कानून या अधिनियम होता है उसके मुख्य मुख्य प्रावधानों का अति संक्षिप्त वर्णन होता है। तो हम देखते हैं कि अगर कानून है तो कानून भी किसी देश का एक बड़ा संविधान है। तो जो बड़ा जो संविधान है उसको हम उस देश का बड़ा कानून मान सकते हैं। तो इसलिए संविधान के प्रारंभ में उस संविधान का सार होता है, उस संविधान का एक निचोड़ होता है, जिसमें उस संविधान का पूरा जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीतिक दर्शन शामिल होता है। अब भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो संविधान के मूलभूत दर्शन को अभिव्यक्त करती है, वो संविधान के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, और वो संविधान के आकांक्षाओं या अपेक्षाओं को स्पष्ट करती है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है, यहां पर नागरिकों के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, और वो कौन सी जनता की आकांक्षाएं हैं या अपेक्षाएं थी हमारी सरकार से, हमारी राजनीतिक व्यवस्था से, उन व्यवस्थाओं को इस संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से वो पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान के मूलभूत दर्शन को अभिव्यक्त करती है, उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, और आकांक्षाओं के सार को है वो अभिव्यक्त करती है। अब ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपके सामने है, 10-12 लाइनें है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो 10 या जो 12 लाइनें हैं ये हमारे संविधान के सार को अभिव्यक्त करती है। संविधान का जो सार है या संविधान का जो निचोड़ है उसको अभिव्यक्त करने का जो काम है वो प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। उद्देशिका का अब परिचय और महत्व क्या है। तो प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर उस देश का लिखित संविधान है तो लिखित संविधान के प्रारंभ में कुछ लाइनों की एक प्रस्तावना होती है। जब हम देखते हैं कोई अगर अच्छी बुक्स है तो उस बुक्स के बारे में भी प्राकथन होता है, आगे लिखा हुआ उसके बुक्स में क्या क्या कंटेंट शामिल है, किस विधा को लेकर पुस्तक लिखी गई है उसका परिचय होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो संविधान है उस संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दी हुई है। तो देखो, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उद्देशिका होती है जो उसके मुख्य उद्देश्य और प्रयोजनों को स्पष्ट करती है कि संविधान के गठन का उद्देश्य क्या है, संविधान के क्या प्रयोजन है, और यह राष्ट्र के जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। न्याय को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, समानता को लेकर, बंधुत्व को लेकर सारी की सारी चीजों का इसमें समावेश होता है। इसलिए
जो N.A. पालकी वाला हमारे यहाँ जो फेमस कानूनविद थे, संविधान विशेषज्ञ थे, पालकी वाला, उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड कहा था। जिस प्रकार व्यक्ति के आइडेंटिटी कार्ड से ये पता चलता है कि वो कौन है, क्या कर रहा है, उसका निवास स्थान क्या है, उसकी जन्मतिथि क्या है, तो इन जिस प्रकार परिचय पत्र से व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है संक्षिप्त, उसी प्रकार प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के बारे में भी जानकारी प्राप्त है वो होती है। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, वो महत्वपूर्ण अंग है वो प्रस्तावना है। ये कानून की आत्मा है और संविधान हमारा सबसे बड़ा कानून है, उसकी आत्मा है और उस संविधान को समझने की कुंजी है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संविधान के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है कि शासन का स्वरूप कैसा है, क्या लोकतांत्रिक है या तानाशाही शासन होगा, धर्म प्रधान राज्य होगा या धर्मनिरपेक्ष होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा या किसी शक्ति के अधीन रहेगा। तो एक तरह से हमारे पूरे संविधान का जो दार्शनिक घोषणा पत्र है, तो उस दार्शनिक घोषणा पत्र को स्पष्ट करने का अगर हमारा कार्य किया जाता है तो इस प्रस्तावना के द्वारा किया जाता है। अब ऐतिहासिक विकास की प्रस्तावना हमारे संविधान में किस प्रकार से शामिल की गई और प्रस्तावना की ये जो भाषा है, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली कहां से ली गई थी? तो सबसे पहले जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान में भी प्रस्तावना को शामिल किया गया है और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, वो होती है हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ठीक है, तो भारत में भी जो हमारी प्रस्तावना है वो इसी शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो कहने का अर्थ है प्रस्तावना के जो शुरुआती जो वाक्यांश है उस पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव है और भारतीय नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देश जहां पर संविधान की प्रस्तावना है वहां पर उसके जो भाषा संबंधी जो प्रावधान है, उन प्रावधानों पर अमेरिकी जो संविधान के जो शुरुआती जो शब्द है उसका प्रभाव है। अब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना पर किसी एक विचारधारा का नहीं बल्कि कई विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। तो आप देखिए विश्व की जो प्रमुख क्रांतियां थी, अगर हम देखें, जैसे क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति उसका प्रभाव है, और उसके बाद अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का हमारे संविधान की प्रस्तावना पर है वो प्रभाव है। उसके बाद रूसी क्रांति, रूसी क्रांति का भी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना पर प्रभाव है। आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द थे, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। ये तीनों ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श थे और हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। और अमेरिकी जो क्रांति थी, उस अमेरिकी क्रांति में मुख्य रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया था, तो वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। और जब हम पढ़ते हैं रूसी क्रांति, तो रूसी क्रांति में जो समाजवादी जो शब्द है या जो समाजवादी जो विचारधारा है वो रूसी क्रांति को अभिव्यक्त करती है। अर्थात हमारे यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो बात की गई है वो रूसी क्रांति को है वो अभिव्यक्त करती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं हमारी प्रस्तावना के ऊपर किसी एक विचारधारा का प्रभाव नहीं होकर अनेकों विचारधाराओं का है जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद आप देखिए उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना की आधारशिला उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। हमने पिछली जो क्लास थी उसमें देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसमें उन्होंने कुल 8 उद्देश्य रखे थे।
टोटल 8 उद्देश्य रखे थे, और वो जो 8 उद्देश्य थे वो भारत की जो संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति है उसको लेकर अन्य प्रावधानों को अभिव्यक्त करते थे। तो संविधान सभा में जो पेश किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का आगे चलकर जो हमें स्वरूप देखने को मिलता है तो वो प्रस्तावना के रूप में मिलता है। अर्थात प्रस्तावना की जो आधारशिला है वो आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें देखने को मिलता है। अब प्रस्तावना को स्वीकार कब किया, वो लागू कब से हुई थी, तो संविधान सभा ने उद्देशिका को प्रारूप संविधान के द्वितीय वाचन के अंतिम दिन, अब हमने पहले देखा था कि संविधान सभा में 3 वाचन थे, 12 अधिवेशन या सत्र थे, 16 बैठकें आयोजित की गई थी। उसमें जो दूसरा वाचन था उसके अंतिम दिन यानी कि 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया था, और के संतानम ने 26 नवंबर 1949 से उद्देशिका के प्रवर्तन का सुझाव दिया था। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन हम संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं उसी दिन से यह लागू होना चाहिए, लेकिन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने तकनीकी आधार पर आपत्ति की, क्योंकि भारत 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन था और उद्देशिका भारत को गणराज्य घोषित करने वाली थी। गणराज्य का अर्थ होता है, इसका अर्थ है, देखते हैं कि कोई भी अगर देश है उस देश के 2 पद है, एक है राष्ट्राध्यक्ष और एक है शासनाध्यक्ष। तो हेड ऑफ जो नेशन पद है यानी कि राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहां पे हेड ऑफ जो नेशन है वो राष्ट्रपति है, तो हमारे यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत या परंपरा के आधार पर चलता है। जबकि अगर हम तुलना करें ब्रिटिश राज्य की तो वहां पर हेड ऑफ नेशन का जो पद है वो राजमुकुट के रूप में है, और राजमुकुट का जो पद है वो वंशानुगत या परंपरा के आधार पर चलता है। तो हमारा जो राष्ट्र है वो एक गणराज्य है, एक गणतंत्र है। तो इसलिए उन्होंने आपत्ति की थी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कि 26 जनवरी तक तो भारत क्या है, डोमिनियन था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो भारत है क्या बनता है, गणराज्य बनता है, गणतंत्र बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्ताव रखा था। ये काफी महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है कि प्रस्तावना संविधान का अंग बने, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि उद्देशिका में जो हम शब्द है वो संविधान सभा की जगह जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात प्रस्तावना जिन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, उसमें ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, हम शब्द है, इसमें हमें जनता की प्रतिध्वनि है वो देखने को मिलती है। हम शब्द है वो संविधान सभा को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वो ये अभिव्यक्त करते हैं कि संविधान सभा की जगह जनता ही इस संविधान की है वो निर्माता है, और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव है वो जनता के द्वारा किया गया था। एच वी कामत का मत था, उसमें उन्होंने संविधान सभा से अनुरोध किया प्रस्ताव के रूप में कि प्रस्ताव में ईश्वर का नाम लेकर शब्द है वो जोड़ा जाए, लेकिन बाद में मत विभाजन हुआ था, और मत विभाजन होने के बाद जो एच वी कामत का जो मत था उसको है वो अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद संशोधन होता है, एक हमने देखा 42वां संविधान संशोधन, और ये होता है 1976 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा तत्कालीन रक्षा मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, और सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, और इस समिति ने प्रस्तावना सहित संविधान के अनेक भागों में संशोधन की सिफारिश की थी। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट के बाद प्रस्तावना में भी संविधान संशोधन करते हुए प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, और 3 शब्द वो जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी का अपने पहले अर्थ देखा था
कि वह राज्य जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, जनता का, और जहां पर विशेषतया आय संबंधी और संपत्ति संबंधी जो विषमताएं होती है या जो असमानताएं होती है, इसको लेकर इसको कम करने का प्रयास किया जाता है। जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये शब्द जैसे हमने देखा मई 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़े गए थे, और सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में वो प्रतिरक्षा मंत्री थे। अब जो अखंडता शब्द जोड़ा गया था, वो अखंडता शब्द इससे पहले 1976 से पहले 1963 में एक संशोधन हुआ था, 16वां, उससे जोड़ा गया था, और वो जोड़े गए थे 3 जगह। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान का जो आर्टिकल है 19, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसमें जो हमें स्वतंत्रता दी गई है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, आपको कहीं कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार करने की छूट है। ठीक है, तो अब ये जो स्वतंत्रता है 6 प्रकार की, इसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि कोई इन स्वतंत्रता की आड़ में देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करते। तो अखंडता को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, और वो प्रतिबंध लगाए गए हैं 19(2) में, 19(3) में और 19(4) में। और साथ ही जो हमारे यहां पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनका जो शपथ जो प्रारूप है, उसमें भी अखंडता शब्द को है वो जोड़ा गया था। अब 1963 के आसपास जो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें गुजरात के कुछ सदस्यों को दबाव डालकर है वो विधानसभा से त्यागपत्र दिलवाया था। तो उसके बाद एक संशोधन कर दिया गया कि यदि जो पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो स्पीकर हो, सभापति हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधान परिषद के सभापति हो, उनको अगर उनके पास कोई त्यागपत्र आता है और उनको अगर ये समाधान होता है कि ये त्यागपत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है, तो फिर वो उस त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं है, वो मना कर सकते हैं स्वीकार करने से। त्यागपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब पीठासीन अधिकारी को इस बात का ज्ञान हो जाए कि उक्त सदस्य ने जो त्यागपत्र दिया है वो बिना किसी दबाव के दिया है। तो ये प्रावधान है वो शामिल किया गया था। काफी जो 16वां संविधान संशोधन है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जो ये तथ्य है वो आप याद रखें। अगला 45वां संविधान संशोधन था, लेकिन वो राज्यसभा के द्वारा अस्वीकृत हो गया था, और उसमें एक प्रावधान था कि दोनों शब्द, जो समाजवाद है, समाजवादी जो शब्द है, और जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, उसको परिभाषित किया जाए, लेकिन वो है राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था, इसलिए लागू नहीं हो पाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि उद्देशिका के मुख्य तत्व क्या और उनका अर्थ क्या है। अब पहला है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है, संविधान के अपने क्या ऑब्जेक्टिव है, और इस प्रस्तावना या इस संविधान को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, पूरा का पूरा जो संविधान है उसको हमने कब अंगीकृत किया, कब अधिनियमित किया। तो हम पढ़ते हैं संविधान के लास्ट में कि 26 नवंबर 1949 मिति माघ से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसके बाद देखिए अब संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, अर्थात संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो भारतीय जनता है, और प्रभुत्व शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता में निहित है। और एक तरह से जनता के पास जो संप्रभुता शक्ति है वो लौकिक संप्रभुता है, लोकप्रिय संप्रभुता है, और हमारी प्रातिनिधिक संस्थाओं के द्वारा जिस संप्रभुता का उपयोग किया जाता है वो राजनीतिक संप्रभुता है। लेकिन अंतिम रूप से शासन का कार्य करने की जो शक्ति है वो जनता के पास है।
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 अक्टूबर 1949 को स्पष्ट किया कि संविधान जनता की संपूर्ण प्रभुता पर निर्मित है, अर्थात जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। दुर्गादास बसु के अनुसार यह भारतीय राजव्यवस्था के गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक चरित्र तथा समस्त शक्ति का परम स्रोत है, वो जनता को मानते हैं। दुर्गादास बसु कहते हैं कि आज हम भारत को अगर हम गणतंत्र या लोकतंत्र का अगर हम कहते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं या गणतंत्री व्यवस्था कहते हैं, तो इसका अगर कोई अंतिम शक्ति है तो वो किसी एक व्यक्ति वर्ग नहीं बल्कि किसके पास है, संपूर्ण जनता के पास है। भारत की प्रकृति क्या है? भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया जाता है, अर्थात भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। कोई आंतरिक दबाव या कोई बाहरी शक्ति भारत की निर्णय प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। समाजवादी राज्य का अर्थ है कि भारत में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। राज्य अर्थात जनता का नियंत्रण है, और आय और संपदा या संपत्ति के आधार पर जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा, और एक समानता पर आधारित समाज की है वो स्थापना की जाएगी। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश घोषित करती है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, न तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देगा न किसी का विरोध करेगा। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा, यानी कि सर्व धर्म समभाव की नीति, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति, वर्ग या समुदाय का शासन नहीं होगा बल्कि संपूर्ण जनता की सरकार होगी। गणतंत्रीय राजव्यवस्था क्या है? मैंने पहले बता दिया कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है, इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक है, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यूके की बात करें, तो वहां पर क्या है? वहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, वहां पर गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है वो पद वंशानुगत या परंपरा के आधार पर चलता है, इसलिए भी ब्रिटेन को हम गणतंत्रीय व्यवस्था का उदाहरण है वो नहीं मान सकते हैं। अब वापस इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, क्या लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत आंतरिक और वैदेशिक मामलों में सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, हमने पहले देख लिया था कि यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा की जाती है यहां या की गई है। हिंसा या क्रांति को कोई स्थान है वो नहीं दिया गया है, और जिसका उद्देश्य है आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में जो विषमता है उसका अंत करना है। और समाजवादी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कांग्रेस ने अपना एक अवार्डी सत्र हुआ था उसमें समाजवाद का जो प्रारूप है वो स्वीकार किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 नवंबर 1948 को समाजवाद शब्द का विरोध किया था, क्योंकि उनके अनुसार अनुच्छेद जो 39 है, जो हमारा संविधान का भाग जो 4 है, उसमें 39 में जो कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि वो तत्व समाजवाद के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जैसे समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन, बालकों की सुकुमार जो अवस्था है उसके दुरुपयोग को रोकना, ठीक है, संसाधनों का सामूहिक नियंत्रण और उनका सामूहिक उपभोग को बढ़ावा देना। तो ये जो सारे तत्व है, ये तत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये पहले से ही समाजवादी जो स्वरूप है उसको स्पष्ट करते हैं, और अगर आप प्रस्तावना में अगर इनको शामिल करते हैं तो वो एक तरह से शाब्दिक दोहरा होगा, इससे ज्यादा है वो कुछ भी नहीं है। पंथ निरपेक्ष मैंने पहले आपको बता दिया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और जिसका अर्थ है
कि राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म है वो नहीं बनाएगा। अब हाँ, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों के साथ साथ समान व्यवहार का करता है और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो दोनों केस आए थे, एक ये केस था 1994 का, ठीक है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस था। इसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट केस थे कि हमारे संविधान की एक जो विशेषता है सेक्युलर स्टेट की, या हम पढ़ते हैं पंथ निरपेक्षता के रूप में, वो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है भारत की सरकार की समस्त शक्ति का स्रोत जनता है। गणराज्य का अर्थ है भारतीय संघ का प्रधान, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो राष्ट्रपति है, जो हेड ऑफ नेशन है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को भारत डोमिनियन नहीं रहा और सी राजगोपालाचारी ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की उद्घोषणा की थी 26 जनवरी से। और हमने इसके बाद ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ है, जो राष्ट्रमंडल है, उसकी भी सदस्यता ली, लेकिन भारत की गणराज्य की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात भारत के द्वारा गणराज्य की सदस्यता लेने के बावजूद भी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के बावजूद भी भारत है वो एक गणराज्य बना रहा। उसके ऊपर ब्रिटिश जो शासकीय व्यवस्था थी उसके ऊपर कोई है वो दबाव या प्रभाव नहीं था। और भारत का जो प्रथम गणतंत्र दिवस था उसमें हम देखते हैं कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो सुकर्णो थे। और सुकर्णो के बारे में हमने राजनीति विज्ञान में अन्य जगह ये पढ़ा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत होती है, तो उसमें जो मुख्य जो किरदार थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देने का जो काम किया था, उसमें सुकर्णो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर थे, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा थे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उस समय वो मुख्य अतिथि थे। फिर संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, 3 प्रकार का न्याय पढ़ा हमने, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या आगे हम देखेंगे। फिर स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये संविधान के उद्देश्य है कि एक ऐसा भारतीय समाज हमें निर्मित करना है जो न्याय पर आधारित हो, जिसमें सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समानता मिले और सभी व्यक्ति भाईचारे या बंधुता के साथ रहते हुए राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने का कार्य करें। तो न्याय आप देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय की जो अवधारणा है उसमें दी गई है। ध्यान रखना, इनका कभी एग्जाम में क्रम के रूप में भी पूछते हैं कि कौन से क्रम है, वो इनको व्यवस्थित करना होता है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया समता, न्याय या बंधुता, इनको आप स्पष्ट क्रमबद्ध कीजिए तो आपको प्रस्तावना की जो 10 या 15 लाइनें हैं वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। एक बार एक सवाल आया हुआ था कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल है, लोग, जनता या नागरिक। तो जब प्रस्तावना हमें याद है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से शब्द है वो प्रस्तावना में लिए गए। हम भारत के लोग, तो लोग शामिल है, ठीक है। उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो यहां पर नागरिक है, लेकिन जो शब्द जनता है वो हूबहू प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक न्याय क्या है कि जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना, यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर यहां पर किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, सभी की समान स्थिति है। आर्थिक
न्याय का अर्थ है आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाएगा कि वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं हो। अगर केंद्रित होते हैं तो सीधा सा अर्थ है कि उन साधनों के बल पर वो लोग अन्य लोगों का शोषण करेंगे। तो जो संपदा आय और संपत्ति के आधार पर जो असमानता है उस असमानता का अंत करना है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है दो प्रकार से लिया जाता है राजनीतिक न्याय का अर्थ, और वो है कि लोगों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता है और सभी लोगों को राइट टू वोट दिया गया है। अर्थात आप निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आप चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग ले सकते हैं और आपको मत देने की आजादी है। फिर स्वतंत्रता का विचार आता है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के रूप में हम अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ते हैं कि सभी को दी गई है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, तो पूरा का पूरा हमारे संविधान का जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक सबको समानता का अधिकार दिया गया है। और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता या भाईचारे की भावना उसको बढ़ाने का कार्य है ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता है वो बनी रहे। अब एक कानून विशेषज्ञ थे एच.एम. सिरवई, उनका यह मानना था कि पूरे संविधान में कहीं पर भी प्रस्तावना के अलावा जो बंधुत्व शब्द है, जो भ्रातृत्व शब्द है, जो फ्रेटर्निटी शब्द है, वो प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखित नहीं है। और संविधान निर्माताओं ने व्यक्ति की गरिमा को बाकी से सबसे पहले अगर स्थान दिया है तो वो दिया है बंधुता को, ताकि एकता और अखंडता को है वो सुनिश्चित किया जा सके। अब एकता और अखंडता मूल उद्देशिका में केवल एकता शब्द था, लेकिन हमने पहले देखा था कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ा गया है। और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 हमने पहले देखा था कि 19(2) में, उसके बाद 19(3) में और उसके बाद 19(4) में, जहां स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंधों की बात आती है तो वहां पर भी यह अंत स्थापित किया गया था अखंडता शब्द। और साथ में जो शपथ प्रारूप है हमारे यहाँ पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए, उसमें भी है वो अखंडता जो स्वरूप है उसको है वो अंत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संविधान अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 हम पढ़ते ही हैं कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। उसके बाद उद्देशिका पर न्यायिक दृष्टिकोण आता है कि न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावनाओं को लेकर किस किस प्रकार के निर्णय वो दिए थे। तो पहला केस था 1950 का, उसमें न्यायपालिका ने यह कहा कि उद्देशिका को न्यायपालिका में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अर्थात उद्देशिका के किसी प्रावधान को लेकर आप न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद दो केस आते हैं, एक था बेरूबरी यूनियनवाद, उसमें न्यायपालिका ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसे आप संविधान का एक पार्ट है वो नहीं मान सकते हैं, ये भाग संविधान का भाग नहीं है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने विचारों को, संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान का गठन किया था, उनके विचारों को, उनके मन मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है। और जहां पर अगर कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है, उस प्रावधान को अगर निर्वचन करना है या उसकी अगर व्याख्या करनी है तो हम इस प्रस्तावना के माध्यम से कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है जो बेरुबारीवाद था, उस बेरुबारीवाद में न्यायपालिका ने जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं माना। हालांकि संविधान सभा ने स्वयं उद्देशिका को संविधान का अंग माना था। पहले हमने देखा था कि संविधान सभा
ये घोषित करती है कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। उसके बाद सज्जन सिंह का केस आता है 1965 में, और उसमें न्यायपालिका यह निर्णय देती है कि उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है और इसे विशेष महत्व दिया गया है। यानी कि प्रस्तावना कोई सामान्य लाइनें नहीं है प्रस्तावना की, उस पर हमारी संविधान सभा में जो गहन विचार विमर्श हुआ था संविधान के प्रावधानों को लेकर, उपबंधों को लेकर, उसकी है वो छाप देखने को मिलती है। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, ये जो फैसला था 1967 का, आप देखिए इससे पहले हमने बेरूबारी वाद पढ़ा था। जो बेरूबारी वाद था 1960 में आया था, उस केस में भी यही का जो फैसला था, लगभग ऐसा फैसला न्यायपालिका के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर भी वापस न्यायपालिका ये कहती है कि उद्देशिका है वो विधि निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, अर्थात उनके विचारों को जानने की कुंजी है, लेकिन हम इसे संविधान का औपचारिक भाग नहीं मान सकते हैं। तो गोलकनाथ का जो फैसला था और इससे पहले 1960 का जो बेरूबारी वाद का फैसला था, वो लगभग मिलता जुलता भाग है। दोनों में न्यायपालिका ने स्पष्ट ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर भी अगर हमें संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझना है संविधान के उपबंधों को लेकर, तो उसमें हमारी जो प्रस्तावना है वो सहायक सिद्ध हो सकती है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है, और ये हमने जैसे पहले देखा था कि ये ऐतिहासिक वाद था, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया और ये कहा कि प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का निर्वचन, यानी कि संविधान की अगर व्याख्या करनी है तो हम प्रस्तावना के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी केस में न्यायपालिका ने मूल ढांचा, या जिसको हम कहते हैं आधारभूत ढांचा है, वो घोषित किया था। और न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता जो मूल ढांचे के प्रतिकूल उसका असर पड़ता हो या उस मूल ढांचे को नष्ट करता हो। और साथ ही न्यायपालिका ने जो पंथ निरपेक्षता एक विशेषता के रूप में हमारी प्रस्तावना में शामिल था, ठीक है, उसको भी क्या किया, एक मूल ढांचा है वो घोषित किया था। एक तरह से जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, जो हमें 25 से 28 तक दिया गया है, उसको भी मूल ढांचा घोषित किया था। और इसके बाद आप देखिए 1976 में है वो पंथ निरपेक्षता को क्या किया था, अपनी प्रस्तावना में वो शब्द को जोड़ा था। आगे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का केस आता है 1975 का, ठीक है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे राजनारायण। उस केस में न्यायपालिका ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, जो अल्पसंख्यकों के लिए या जनजातियों के लिए कल्याण को किया गया, और न ही उन प्रावधानों और न तो शक्ति का स्रोत है और न ही उसे सीमित करती है। यानी कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत भी नहीं है और उन विशिष्ट प्रावधानों को नष्ट भी नहीं करती है। अब एसआर बोम्मई का केस था, और इस वाद में भी उद्देशिका को संविधान का भाग बताया और पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचे में शामिल किया गया कि राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ के जो नागरिक है, उन नागरिकों के जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी रक्षा करे, ठीक है। राज्य कोई ऐसा प्रावधान संविधान में शामिल नहीं कर सकता है जिसके द्वारा नागरिकों की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके ऊपर है कोई विपरीत असर पड़ता हो। अब उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण वक्तव्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विद्वान के द्वारा इस प्रस्तावना पर किस प्रकार का वक्तव्य दिया गया था। तो एक फेमस वक्तव्य है वो है के.एम. मुंशी का कि ये हमारे संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। जिस प्रकार व्यक्ति की जन्मपत्री होती है और
उसकी व्यक्ति के भविष्य के बारे में संभावना व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार ये हमारे संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है या कुंडली है, और उसके आधार पर हम हमारी व्यवस्था के बारे में वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये मानना था हमारे संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का गहन सिद्धांत है, एक इंटेंसिव थ्योरी है। और जो प्रस्तावना में जो हम सिद्धांत देखते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक राज्य है, एक संप्रभु राज्य है, एक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसमें न्याय, स्वतंत्रता या जो समानता का प्रावधान किया गया है, वो जो बंधुता का प्रावधान किया गया है, ये हमारे पूरे के पूरे संविधान के राजनीतिक दर्शन को अभिव्यक्त करते हैं। तो प्रस्तावना कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे संविधान का एक तरह से एक गहन सिद्धांत है। फिर पंडित गोविंद दास आते हैं, उनका था कि ये संविधान के आदि वाक्य है और संविधान की आधारशिला है। आदि वाक्य का अर्थ है संविधान की प्रारंभिक शब्द है, जिनसे हमारे संविधान की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और पूरी की पूरी आधारशिला है, क्योंकि इसमें शासन की शक्ति का स्रोत क्या है, शासन के दायित्व क्या है, शासन के उद्देश्य क्या है, शासन के ध्येय क्या है, इन सब की जानकारी हमें प्रस्तावना के माध्यम से मिलती है। और प्रस्तावना एक तरह से हमारे संविधान का प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है। और जिस प्रकार समुद्री जहाजों के लिए प्रकाश स्तंभ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, वैसे ही हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो यहाँ पर हमारी सरकारों को, हमारी जो नीति निर्माता है उन नीति निर्माताओं को, और हमारी जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका के लिए एक तरह से पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। एक तरह से पथ प्रदर्शक, या हम ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शक का कार्य करती है प्रस्तावना। तो एक तरह से पूरे के पूरे संविधान की इसे आधारशिला के रूप में है वो जाना जा सकता है। और प्रस्तावना को जब हम देखें तो देखने के बाद हमें ये लगेगा कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन के सारे आदर्श, जिन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, वो आदर्श क्या है, वो स्वतंत्रता थी, वो समानता, जो वो भारत का आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र होना, ये सारे के सारे जो आदर्श वाक्य है, ये आदर्श हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में देखने को मिलते थे, और उन्हीं आदर्शों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। ये हमारे नागरिकों के लिए और हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है कि जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी, जब भी सरकार जनता के लिए कोई कार्य करती है, तो सरकार के द्वारा इन सभी तत्वों को है वो ध्यान में रखा जाएगा कि किस प्रकार से न्याय को सुनिश्चित करना है, किस प्रकार से स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, किस प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है वो नागरिकों को प्रदान करनी है। तो पंडित गोविंद दास ने है वो प्रस्तावना को आदि वाक्य का है, जो किसी काव्य के पहले लिखे जाते हैं। हमारे यहाँ संविधान में प्रस्तावना पहले लिखी गई है। एक सदस्य थे वी.एन. गाडगिल, उन्होंने प्राचीन नाटकों के नांदी पाठ से इसकी तुलना की है। यानी कि जो मंगलाचरण है, जो नांदी जो पाठ है नाटकों के प्रारंभ में होता है, वैसे ही तुलना उन्होंने प्रस्तावना की है कि संविधान में सबसे पहले है वो प्रस्तावना आती है, और प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम संविधान का अध्ययन करते हैं। उसके बाद पंडित ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं कि संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है ये संविधान का सार है, ये संविधान का निचोड़ है।
और ये संविधान की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें संविधान की आत्मा को जानना है, ठीक है, और अगर आपसे कहते हैं कि आप इस संविधान को अति संक्षिप्त 10 लाइनों में कैसे कहेंगे, तो हमें इस प्रस्तावना को देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये हमारे संविधान की एक आत्मा है। संविधान को अगर हमें पूरा समझना है तो ये जो प्रस्तावना रूपी जो चाबी है या जो कुंजी है, की ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हमें समझना होगा, देखना होगा। हमने अगर 10 लाइनें पढ़ ली तो हमें पूरे के पूरे संविधान का सार है वो पता लग जाएगा। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव इसको संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग कहते हैं। संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी या उत्कृष्ट गद्य काव्य या परिपूर्णता की तस्वीर कहते हैं कि पूरे के पूरे संविधान की जो तस्वीर है वो तस्वीर हमें इस प्रस्तावना के माध्यम से देखने को मिलती है। उसके बाद संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता वो कहती है कि संविधान की प्रस्तावना के द्वारा दिए हुए वचन के पूर्ण होने पर ही यह देश अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। यानी कि जो संविधान में वचन दिया गया है कि हम भारतीय संविधान इन राजनीतिक दर्शन पर आधारित होगा, चाहे वो गणराज्य के रूप में हो, चाहे पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में हो, चाहे वो न्याय को स्थापित करने में हो, चाहे नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाने में हो या समाज में समानता स्थापित करने में हो। ये जो वचन है, ये वचन अगर पूर्ण होते हैं तो तभी हमारे देश की जो प्राचीन ख्याति है, हमारे देश का जो गौरवपूर्ण अतीत है, या हमारे देश की जो प्राचीन प्रतिष्ठा है, या जो हमारे देश की जो विश्व गुरु की जो भूमिका है, उस भूमिका को हम वापस है वो प्राप्त कर सकते हैं। सुभाष कश्यप संविधान विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ वो कहते हैं कि अगर संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। और हम ये देखते हैं कि शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है आत्मा। जब तक आत्मा है तब तक शरीर है वो चलायमान है। तो एक तरह से ये हमारे संविधान के सार को प्रतिबिंबित करती है कि संविधान में हमने किन किन विषय वस्तु को शामिल किया गया है, उसके कौन से आधार है, हमारे संविधान का दार्शनिक स्वरूप कैसा है, वो प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट होता है। एक विदेशी विशेषज्ञ है अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। 1950 में उन्होंने ये किताब लिखी और उसमें उन्होंने उद्देशिका का उल्लेख किया और इस अपनी पुस्तक के अधिकांश विवेचन को संक्षिप्त तथा ओजपूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला प्रमुख स्वर बताया। उन्होंने ये कहा कि जो उद्देशिका है वो उद्देशिका पूरे संविधान को ओजपूर्ण रूप से व्यक्त करने का मुख्य स्वर है। अर्थात इन 10 या 15 लाइनें जो हमारी प्रस्तावना की है, इन लाइनों के माध्यम से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये जो संविधान है, ये संविधान नागरिकों को कौन कौन सी ऐसी चीजें उपलब्ध करवा रहा है जिनके आधार पर भारत अपना जो प्राचीन जो गौरव है उन गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है और दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से भारत अपनी जो एक प्रगति है उस प्रगति को सुनिश्चित कर सकता है। तो एक भावी जो भारत कैसा है, उसकी कैसी आशाएं, उसकी कैसी आकांक्षाएं, उसके कैसे आदर्श है, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति हमें इस संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से देखने को मिलती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, उन्होंने कहा कि शुरुआती जो शब्द है, जैसे प्रस्तावना शुरू होती है कि हम भारत के लोग, तो ये जो हम शब्द है, अम्बेडकर के अनुसार हम शब्द हमारे यहाँ पे संविधान सभा के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात
जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा के द्वारा संविधान का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि उनके पीछे है वो जनता की शक्ति थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हैं कि हम शब्द जनता का प्रतिनिधित्व करता है और अनुच्छेद 39 में निर्दिष्ट तत्व समाजवादी है, इसलिए समाजवाद शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वो हमने पहले ही देख लिया कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद जो 39 है, आर्टिकल 39, उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि संसाधनों पर सामूहिक नियंत्रण होगा, उनके सामूहिक उपभोग की व्यवस्था की जाएगी, महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, या बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग है वो नहीं किया जाएगा, या जो कर्मकार है उनको जो कार्य करने की जो अवस्थाएं होगी वो भी क्या होगी, स्वास्थ्यवर्धक अवस्थाओं में उनको काम करने का दिया जाएगा। तो जो आर्टिकल जो 39 है वो पूरा का पूरा आर्टिकल 39 पूरे के पूरे समाजवादी स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि अगर आप प्रस्तावना में संविधान में अगर आप समाजवाद शब्द जोड़ रहे हैं या प्रस्तावना में जोड़ रहे हैं तो वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो केवल और केवल एक तरह से शाब्दिक दोहराव मात्र होगा, शाब्दिक दोहराव मात्र होगा। उसके बाद दुर्गादास बसु, डीडी बसु जो प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ है, वो कहते हैं कि हम भारत के लोग जनता को समस्त शक्ति का परम स्रोत मानते हैं, अर्थात भारत की जो अंतिम रूप से जो शासन की शक्ति है वो भारत की जनता में निहित है। और वो कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से फायदे की जगह क्षति हुई है, और 1991 के बाद समाजवाद से दूर निर्बंध अर्थव्यवस्था की ओर झुका हुआ है। यानी कि 1991 में जब भुगतान संतुलन के संकट की स्थिति थी तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एलपीजी को लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां लाई गई थी उसके कारण निजी क्षेत्र की भूमिका है वो यहां बढ़ रही थी। तो इसलिए निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए दुर्गादास बसु ने यह कहा है कि ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द या समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया है वो कहीं न कहीं है वो इससे क्षति हुई है, और समाजवाद शब्द हमने राज्य की भूमिका को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ पर एलपीजी के बाद है वो राज्य की भूमिका धीरे धीरे कम हो रही है। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है एच.एम. सिरवई, वो कहते हैं कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष नहीं है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, और बेरोजगारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान सभा की बहस की उपेक्षा की है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष नहीं है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पर मौलिक अधिकार है, और बेरोजगारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान सभा की जो बहस की थी उसकी उपेक्षा की थी। अब बेरोजगारीवाद क्या था वो हमने पहले देख लिया, 1960 में जो केस आया था, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना में जो विचार है वो विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रस्तावना को हमारे संविधान का जो अंग है या एक भाग है या उसको हमारे संविधान का पार्ट है वो घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी आज की जो क्लास थी वो प्रस्तावना को लेकर थी कि प्रस्तावना के विविध पक्ष क्या है, इसके तत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका ऐतिहासिक स्वरूप क्या रहा था, ठीक है, और इसमें कब कब संशोधन किया गया, संशोधन क्यों किया गया, क्या संशोधनों का विरोध किया गया था, या फिर प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों ने क्या दृष्टिकोण रखा, किसने प्रस्तावना को किस रूप में देखा, तथा प्रस्तावना को लेकर जो न्यायपालिका का दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण किस प्रकार का था। तो एक तरह से प्रस्तावना के लिए आवश्यक है कि आप ये जो 10 या 15 लाइनें हैं वो आप पूरी हूबहू रट लें। कई बार कुछ शब्दों के क्रम को लेकर, जैसे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, न्याय है, प्रतिष्ठा अवसर है, या ऊपर या नीचे, या कौन कौन से शब्द है वो उसमें किस क्रम में प्रयुक्त हुए, उसके बारे में वो पूछा गया है। तो आज
इस प्रस्तावना को आप एक बार अध्ययन करें और पुराने जो पेपर्स है उनको आप देखें कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे गए हैं, उनको आप सोल्व करने का प्रयास करें। और अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी संविधान की विशेषताओं को लेकर, कि संविधान में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण है विशेषताएं वो शामिल की गई है, तथा संविधान के जो मुख्य प्रावधान है या उपबंध है वो उनके स्रोत क्या है, वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जब हमने संविधान सभा को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि संविधान सभा का जो सचिवालय था और उस सचिवालय में संविधान सभा के जो सलाहकार थे बीएन राव, तो सचिवालय और संविधान सभा के सलाहकार ने मिलकर पहले 60 संविधानों के जो दृष्टांत थे उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो जो उपबंध जो भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं उनको संविधान में शामिल किया जा सकता है, उन उपबंधों को अपने शामिल किया। तो कौन से प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, कितनी मात्रा तक लिए गए हैं। हालांकि हमारे संविधान के ऊपर अधिकांश जो प्रभाव था वो प्रभाव 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका रहा है। उसके बारे में अगली हम जो क्लास देखेंगे वो संविधान की विशेषता तथा संविधान की जो प्रमुख प्रावधान है उनके कौन कौन से स्रोत है उनके बारे में देखेंगे।